नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मार्स एंड बियॉन्ड में। मैं हूं अमृता राय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में भारत की उपलब्धियों और आने वाले वक्त की चुनौतियों की। हमारे ज्ञान के संसार में खगोल विज्ञान इंसान की शायद सबसे पुरानी खोज रहा है। ग्रह, नक्षत्रों, चांद, तारे और इनसे बनती आकाशगंगा हमेशा से ही हमारी उत्सुकता बढ़ाते रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की इसमें खास दिलचस्पी का अंदाज़ा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उस खोज में सामने आया जब कर्नाटक में करीब 6000 साल पुरानी ऑब्जर्वेटरी की खोज हुई। यही नहीं, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य के ज़माने में करीब 1000 साल पहले ये विज्ञान हमारे जुनून का हिस्सा हुआ करता था। कहा तो ये भी जाता है कि करीब 3.5 दशक पहले भारतीय वैज्ञानिक भट्टाचार्य और कुप्पुस्वामी ने मिलकर भारतीय टेलीस्कोप के जरिए रिंग्स ऑफ यूरेनस की भी खोज कर ली थी। हालांकि संचार माध्यमों में हमारे पिछड़ेपन की वजह से उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल सका, लेकिन तब से लेकर आज तक हम खगोल के क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी रहे हैं। इस समय देश में करीब दर्जन भर ऑब्जर्वेटरी के जरिए हम अंतरिक्ष की हर घटना पर नजर रखते हैं और फ्यूचरिस्टिक टेलीस्कोप यानी भविष्य के टेलीस्कोप बनाने की तरफ भी हमने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। 30 मीटर टेलीस्कोप उसी कामयाबी की एक कड़ी मानी जा सकती है। माना जाता है कि ये 30 मीटर टेलीस्कोप धरती पर मौजूद अब तक के सभी टेलीस्कोप से ज़्यादा क्षमतावान है। तो आज बात करेंगे इसी की खूबियों और चुनौतियों पर। और आप हमारे यहाँ मौजूद वैज्ञानिकों से सवाल जवाब कर सकते हैं। अपना नंबर एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं। हमारा नंबर है 011-230-92926। अंग्रेज़ी में एक बार फिर से आपको बता दें 011-230-93926। और एक और नंबर है जिस पर आप हमें फ़ोन कॉल करके हमारे वैज्ञानिकों से अपने जिज्ञासाओं का, अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। हमारा नंबर है 011-230-94296 011-230-94296। अपने वैज्ञानिकों से आपका परिचय कराएं उससे पहले हम बता दें कि आप पहले ये जान लीजिए कि दरअसल 30 मीटर टेलीस्कोप क्या है, और इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि दरअसल एस्ट्रोनॉमी में हमारी उपलब्धियां प्राचीन काल से अब तक क्या रही हैं। खगोलीय घटनाएं हमेशा से ही इंसान के लिए जिज्ञासा का विषय रही हैं। दिन और रात का होना, चांद तारों का चमकना और टूटना, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का लगना जैसी अंतरिक्षीय हलचलें मनुष्य को आदिकाल से प्रभावित करती रही हैं। इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में खगोल विज्ञान के जिक्र से लिया जा सकता है। सबसे पुराने ऋग्वेद में भी नक्षत्र से लेकर ऋतु परिवर्तन और सूर्य की महिमा से जुड़ी तमाम जानकारियों का वर्णन मौजूद है। हमने आज से 1500 साल पहले ही भारत की सबसे पुरानी ऑब्जर्वेटरी पाटलिपुत्र में बना ली थी, जहां आर्यभट्ट के जमाने से खगोलीय घटनाओं की जानकारियां इकट्ठा करने का प्रमाण है। लेकिन आधुनिक भारत में खगोलीय घटनाओं को समझने की शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास ऑब्जर्वेटरी की स्थापना के साथ हुई। आज़ादी के बाद विज्ञान तकनीक के विकास से भारत के खगोलीय ज्ञान में और ज्यादा इजाफा हुआ। मौजूदा समय में भारत में कई अलग अलग जगहों पर ऑब्जर्वेटरी स्थापित कर अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं की जानकारियां ली जा रही हैं, जिसका फायदा विज्ञान के कई क्षेत्रों में समय और दूरी को मापने के लिए किया जा रहा है। मौसम से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस तक में इससे मदद मिल रही है। यहाँ तक कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत आज दुनिया से कदम ताल करने को तैयार है। यही नहीं, विश्व के दूसरे हिस्सों में चल रही परियोजनाओं का भी आज भारत हिस्सा बन गया है। हमने दुनिया के 5 देशों के साथ मिलकर अब तक के सबसे आधुनिक यानी 30 मीटर टेलीस्कोप की वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी शुरू करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि अमेरिका के हवाई द्वीप में तैयार होने वाली इस वेधशाला को इस्तेमाल में आने में 8 साल का और वक्त लगेगा। लेकिन खास बात यह है कि इसकी नियंत्रण प्रणाली के सॉफ्टवेयर का बड़ा हिस्सा भारत ने ही तैयार किया है। टेलीस्कोप में प्रयोग किए जाने वाले प्राइमरी मिरर सेगमेंट भी भारत की ओर से मुहैया कराए जाएंगे। ये ऑब्जर्वेटरी 2022 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और कनाडा इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस टेलीस्कोप के वजूद में आ जाने के बाद खगोल के बारे में और सटीक और सही जानकारियां मिल सकेंगी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में 30 मीटर टेलीस्कोप की इस वेधशाला को भारत की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इससे न सिर्फ खगोल विज्ञान में देश तकनीकी रूप से मजबूती हासिल करेगा, बल्कि देश के वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों को भी तकनीक का लाभ उठाकर अंतरिक्ष के कई अनजाने रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। तो
दरअसल हमारी एस्ट्रोनॉमी में अब तक की उपलब्धियां क्या रही हैं और हम अपने नए उपलब्धियों के ज़रिए या नए कार्यक्रमों के ज़रिए क्या अचीव करना चाहते हैं, 30 मीटर टेलीस्कोप की खासियत क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई वैज्ञानिक इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर पैट्रिक दासगुप्ता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स के प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दासगुप्ता साहब। हमारे साथ विमान बसु हैं, साइंस कम्युनिकेटर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी पे एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी है, जॉय ऑफ स्टार वॉचिंग, जिसके 9 एडिशंस भी अब तक लॉन्च हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ इसके अलावा अमिताभ पांडे हैं, मशहूर वैज्ञानिक हैं और एस्ट्रोनॉमी पर आप इनको हमेशा टेलीविज़न स्टूडियोज़ में देखते रहे हैं, मुखर होकर बोलते रहे हैं। और हमारे साथ एक और वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी से मैं चाहती हूँ कि हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े उससे पहले एक सवाल खुद ही पूछ लें। आपसे जानना चाहूँगी विमान साहब, दरअसल जो आपने किताब लिखी है जॉय ऑफ स्टार वॉचिंग, सब मतलब हमने जो अपनी कहानी की शुरुआत की थी कि ग्रह, नक्षत्र, तारे, अंतरिक्ष, ये सब देखने में सभी की जिज्ञासा होती है, लेकिन लोग खुली आंखों से देखकर पहचान नहीं पाते हैं कि दरअसल इसका कहने का मतलब क्या है या इसके देखने का मतलब क्या है। तो हम जो एस्ट्रोनॉमी की नज़र से देखते हैं उसमें क्या अलग बात है, और ये जो हमने TMT 30 मीटर टेलीस्कोप बनाने की पहल की है, इसके ज़रिए हम क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आसमान की तरफ रात को जब देखते हैं हमें तारे नज़र आते हैं और कुछ ऐसे बिंदुएं नज़र आते हैं जो ग्रह हैं, तारे नहीं हैं। और ये कहना खुले आँख से जब देखते हैं बहुत मुश्किल होता है कि भाई कौन सा ग्रह है, कौन सा तारा है। उसको पहचानने के लिए कुछ जानकारी चाहिए। मैंने जो किताब लिखा है उसमें 2 बातें हैं। एक तो भारत जो है वो इक्वेटर के पास है, तो यहाँ से जो आसमान हमें दिखती है वो थोड़ा अलग है जो कि यूरोप से दिखती है, क्योंकि यूरोप काफ़ी उत्तर में है और आसमान जो है थोड़ा बदलता रहता है जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। तो भारत के मुताबिक कोई किताब हमें पहले उपलब्ध नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भारतीय लोगों के लिए कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप कन्याकुमारी से आसमान की तरफ देखते हैं वो 8 डिग्री उत्तर से देखते हैं, जबकि यूरोप के शहर जो है 40 डिग्री उत्तर या उससे ज़्यादा उत्तर में है, तो आसमान एकदम अलग होता है, तो उसका तालमेल नहीं होता है जी। अच्छा, दूसरा बात यह है कि ग्रह पहचानने के लिए आपको कई दिन, हो सकता है हफ्तों भर देखना पड़े, तब आपको पता चलेगा कि कोई एक बिंदु कहाँ से कहाँ हिल रहा है। अगर वो हिल रहा है, हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएं और इसके बारे में पूछें कि असल में ग्रह, तारे, नक्षत्र, इसको पहचानने के लिए जिस टेलीस्कोप के जरिए आप देखने की बात कर रहे हैं और जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं उसका जो है संबंध 30 मीटर टेलीस्कोप से किस तरह से। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिल्ली से सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आप अपना सवाल पूछिए। सौरभ, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? लगता नहीं है कि सौरभ से हमारा संपर्क हो पा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी पैट्रिक साहब, 30 मीटर टेलीस्कोप क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, 30 मीटर टेलीस्कोप जो बनने वाला है वो उसका जो डिश डायमीटर है वो टोटल जो होगा वो 30 मीटर का होगा। जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप उसका जो डायमीटर था वो 2.4 मीटर था, और अभी तक का सबसे बड़ा जो पावरफुल टेलीस्कोप चल रहा है वो हवाई में केक टेलीस्कोप है, उसका डायमीटर 10 मीटर्स का है। तो हमें क्यों चाहिए एक बड़ा डायमीटर वाला टेलीस्कोप? इसकी वजह 2 है। एक तो है कि हमें अगर बहुत ही दूर का कोई सोर्स हम देखना चाहेंगे तो उसको तो काफ़ी फेंट होगा, क्योंकि काफ़ी दूर है, तो रोशनी स्प्रेड होके जब यहाँ तक पहुँचती है उसका जो इंटेंसिटी होती है कम हो जाती है। तो उसको ठीक तरह से देखने के लिए हमें ज़्यादा लाइट कलेक्ट करना पड़ता है। तो ज़्यादा लाइट कलेक्ट करने के लिए हमें डिश जो टेलीस्कोप का जो मिरर डिश होता है या जो भी ऑप्टिकल डिश होता है वो ज़्यादा होने से हम ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए नहीं, लेकिन सवाल ये है, टीवी में इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सवाल ये है कि उसमें 450 से ज़्यादा, तकरीबन 500 मिरर्स जोड़कर बनाए गए हैं 30 मीटर टेलीस्कोप। ये एक ही मिरर क्यों नहीं लगाया गया? इसको अलग अलग मिरर्स जोड़ के क्यों बनाया गया है? Yeah, it's a very simple thing. See, suppose if I hold this paper,
I can hold it and it almost is straight. But suppose if I'm going to hold a newspaper like that, holding on an edge, you can see that the newspaper will sag. You know, so if I build a 30-meter telescope as a single, you know, piece, the weight of that 30-meter glass itself will be so heavy that it will sag and it will deform. So it will be no use. So if I make smaller one and attach them together, you know, put them together like a jigsaw puzzle, then we might have a better, you know, configuration and better opportunity. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, मनीष हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। मनीष। हेलो जी। मैम, मेरा ये सवाल है कि जब इंडिया इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके लिए, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसमें इंडिया में क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है 30-मीटर टेलीस्कोप? अच्छा सवाल है टीवी, आप जवाब देना चाहेंगे? Yeah, see, where you situate a telescope is to be chosen very carefully. I mean, you cannot put it anywhere. You know, I mean, like suppose if you put it in Delhi, the light pollution itself will make the telescope ineffective. So you have to put it in a place which is tall, you know, so that you can go up in the atmosphere, so that you can avoid the atmospheric disturbance, right? And the sky should be clear. I mean, you should not have cloud cover. I mean, if you are going to put it in a place where there is going to be lots of cloud, I mean, you can't see most of the days. You know, I mean, you have to have a right kind of place. The Hawaiian Islands seems to be one such best place. You know. नहीं, लेकिन एक सवाल ये है विमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने टेलीस्कोप जो इन्होंने कहा कि हम ऊंचाई पर टेलीस्कोप इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो रुकावटें हैं वातावरण की वो ना आए। हमने स्पेस टेलीस्कोप का आविष्कार किया और हम स्पेस में गए टेलीस्कोप के जरिए अध्ययन करने के लिए, फिर हम ग्राउंड लेवल टेलीस्कोप बनाने की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं फिर से? देखिए, स्पेस टेलीस्कोप हमारे पास अभी जो है हबल टेलीस्कोप है, जिसके इन्होंने कहा 2.5 मीटर उसका डायमीटर है और ये 30 मीटर है। आप ये देख रहे हैं कितना इसका विस्तार है, बड़ा है। ये इतना बड़ा टेलीस्कोप ऊपर नहीं ले जा सकते। दूसरी बात ये है, देखिए, स्पेस में पहले लगाया गया था इसलिए कि स्पेस में जो है एटमॉस्फेयर का जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं आएगा। लेकिन आजकल जो ग्राउंड लेवल में जो टेलीस्कोप लगाया जाता है उसके लिए एडेप्टिव ऑप्टिक्स नाम की एक जो सॉफ्टवेयर है, मतलब एक मेथड है उसको, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जब लाइट आती है जो उसका डिस्टर्बेंस होता है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 30 मीटर टेलीस्कोप जब बनके तैयार हो जाएगा, इससे हमें जो इमेजेस मिलेंगे वो एकदम परफेक्ट होंगे, उससे एटमॉस्फेयर का कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि परफेक्ट पिक्चर्स मिले और हमारे वैज्ञानिकों के अध्ययन में वो मददगार साबित हों। हमारे साथ एक नए कॉलर दिल्ली से सौरभ कपूर जुड़ रहे हैं। सौरभ, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मुझे ये पूछना है। जी पूछिए। मुझे ये पूछना है कि ये टेलीस्कोप ब्लैक होल को देखता है या ब्लैक होल को? जी, आप क्या अपनी आवाज़ थोड़ा और ऊंची करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये टेलीस्कोप ब्लैक होल को देखता है या ब्लैक होल को? ब्लैक होल को। Can this telescope see black hole? I suppose that is the kind of question. He wants to answer. हाँ, एक जो TMT का एक बड़ा मकसद है कि हमें और गौर से हम ब्लैक होल स्टडी कर सकते हैं। जैसे आज ये हमें पता है कि ज़्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में बहुत ही भारी ब्लैक होल रहता है, जिनको हम सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। हम जिस आकाशगंगा में हैं, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, उस मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसका वजन है 5 मिलियन टाइम्स सन्स मास। तो हम कैसे हमें पता लगा कि वो एक ब्लैक होल है? क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने मॉनिटर किया स्टार्स नियर द ब्लैक होल, उनका मोशन। तो उनका मोशन से ये पता लगा वो काफ़ी फास्ट घूम रहे हैं, और आप अगर स्पीड और कितना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये आपको पता लग जाएगा, उससे हम ब्लैक होल का मास निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम दूर दराज गैलेक्सीज के ब्लैक होल आप अगर जानना चाहेंगे तो आपका रिजोल्यूशन, एंगुलर रिजोल्यूशन बहुत बेहतर होना है, ताकि आप मॉनिटर कर सकें कि उन सेंटर्स ऑफ गैलेक्सीज के चारों तरफ स्टार्स कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सेंटर से स्टार कितने दूरी पे हैं। इसके लिए आपको एंगुलर रिजोल्यूशन, बहुत बढ़िया एंगुलर रिजोल्यूशन चाहिए होता है। और एंगुलर रिजोल्यूशन तभी अच्छा होगा जबकि जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप का जो एरिया है, जो डायमीटर है, वो ज्यादा है। तो 30 मीटर will give you a very good angular resolution of about 5 milliarc second.
जी, तो हमने अपने दर्शकों को आप तीनों के ज़रिए ये बताया कि दरअसल 30 मीटर टेलीस्कोप के ज़रिए ग्रह नक्षत्रों और अंतरिक्ष का कितना बेहतर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बावजूद इसके कि वैज्ञानिक नज़र से हम इतने ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं ग्रह नक्षत्रों के, हमारे देश में और बहुत सारे और दूसरी जगहों पर, आखिर क्यों हम अभी भी एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के बजाय? इस पर भी बात करेंगे अमिताभ पांडे से। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और अपने दर्शकों के सवालों का भी जवाब आपसे। अमिताभ जी, अब इस सेगमेंट की शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ। अब हमने ग्रह नक्षत्रों की बात की और हमने इससे पहले कई अपने कार्यक्रमों में बता दिया है कि कैसे हम ग्रह नक्षत्रों पर अपनी नज़र रख रहे हैं। मार्स मिशन हमारा चल रहा है और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में वो पूरा होने जा रहा है और हमारा सैटेलाइट वहाँ पर उतरने जा रहा है या उसके ऑर्बिट में पहुँचने जा रहा है। इसके अलावा 5 और सैटेलाइट्स के ज़रिए हम मार्स पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में ये क्यों माना जाता है कि मंगल की टेढ़ी नज़र हम पर पड़ती है? एक तरफ तो हम मार्स पर नज़र रख रहे हैं, मंगल पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मान्यता है कि मंगल की टेढ़ी नज़र हमारे जीवन को पे असर डालती है और उसको प्रभावित करती है। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये जो पूरा मामला है कि ये ग्रह नक्षत्र तारे क्या हैं, हाँ। ये काफ़ी लंबे समय से, मतलब जब टेलीस्कोप के आविष्कार के पहले एक पूरा रहस्य था कि ये शनि जो है ग्रह जो कभी आगे चल लगते हैं, कभी पीछे चलने लगते हैं, कभी आकाश में कहीं पहुंच जाते हैं किसी खास तारों के पास, तो उनका कुछ असर होता है क्या? या मार्स लाल रंग का है तो उसको युद्ध का देवता माना गया, चंद्रमा बड़ी शीतलता, अजीब तरीब तरह की बहुत सारी धारणाएँ थीं जो पुराने लोगों के अपने दिमागी ख्याल थे। टेलीस्कोप का जब पहली बार इस्तेमाल हुआ खगोल विज्ञान के लिए, अंतरिक्ष को देखने के लिए गैलीलियो ने किया, उन्होंने कई सारे ऐसे जो मिथक थे उनको तोड़ दिया। उन्होंने चंद्रमा को देखा तो उस पर पहाड़ और घाटियाँ नज़र आईं, और जिस तरह धरती पर सूरज उगता है तो पहाड़ों की चोटियों में पहले रोशनी पहुंचती है, इस तरह चंद्रमा के जो गड्ढों के अंदर जो पहाड़ हैं, क्रेटर्स के अंदर, उनकी चोटियों पर रोशनी चमकती हुई देखी। तो ये पाया कि चंद्रमा भी धरती जैसी कोई जगह है। सूरज को देखा तो उस पर धब्बे मिले। तो ये जो बहुत पुराना एक जो अंधविश्वास था कि ग्रह जो हैं कोई देवी देवता हैं, कोई राक्षस हैं जो हमारे इंसानों की ज़िंदगियों में उथल पुथल लाते हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम टेलीस्कोप की मदद से पहली बार टूटा। तो टेलीस्कोप ने हमारी आंखों की जो अपनी लिमिटेशंस हैं, कितना दूर देख सकते हैं, कितना साफ देख सकते हैं, इसको सुन, तो टेलीस्कोप ने जो, जैसे मिरर की बात चल रही है कि पहले गैलीलियो का टेलीस्कोप मुश्किल से, मतलब कुछ 50 मिलीमीटर से भी उसका छोटा उसका डायमीटर था लेंस का। अब जो हम पहुंचे 30 मीटर्स के पास पहुंच रहे हैं। इस पूरे में हमारी आंखें खुलने लगी, क्योंकि हमारी आंखों से हम कह रहे हैं कि हमारी आंखों की सीमा को बढ़ा दिया और असीमित कर दिया, दिमागों को भी खोल दिया, दिमागों को भी खोलना शुरू किया। अमिताभ जी, हाँ, तो हमारे आंखें तो खुली, आंखों से हमारे दिमाग भी खुलने शुरू हुए कि ये ग्रह क्या हैं। तो इनको जैसे बृहस्पति को देखा तो उसके ऊपर उसके 4 चंद्रमा नजर आए जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो पुराना जो मिथक था टूटा कि सारी चीज़ धरती के चारों ओर घूम रही हैं। फिर शुक्र को देखा गैलीलियो ने तो उसकी कलाएं दिखी चंद्रमा जैसी, उससे प्रमाणित हुआ कि शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, ना कि धरती के चारों ओर। तो बहुत सारे पुरानी धारणाएं, एक तो जो यूनिवर्स की टूटी और जिनका जो मतलब क्या है कि ग्रह तारे क्या हैं। तो गैलीलियो के बारे में काफ़ी चर्च ने उनको सजा भी सुनाई। तो गैलीलियो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि हम विज्ञान से, आप चर्च आपको ये बताता है, बाइबल ये बताती है कि हम जन्नत में कैसे जाएं, लेकिन जन्नत है क्या ये हम बताएंगे, वैज्ञानिक बताएंगे। तो जन्नत की हकीकत जब टूटी तो पता चला कि हमारे सौरमंडल में और भी ग्रह हैं जो पहले कभी नहीं देखे जा सके आंखों से। तो पूरा की पूरा एस्ट्रोलॉजी जो पहले 5 ग्रहों पे बेस्ड थी, उसमें 2 तो थे, एक सूरज था, चांद था। सूरज हमारा तारा है, चांद हमारा उपग्रह है, इनको पहले ग्रह मानते थे। फिर 2 काल्पनिक ग्रह हैं जिनको राहु और केतु, जो आज तक किसी को कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं दिखाई दिए हैं। और फिर उसके अलावा 3 और नए ग्रहों की खोजी, इसमें यूरेनस, नेपच्यून, फिर प्लूटो को अभी हटा के एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया है। मतलब कि इतने सालों तक जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन हो रही थी वो या तो गलत थी, क्योंकि उसमें ये 2 ग्रहों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उसका, या फिर ये है कि ये लोग, इनको प्रभाव दिखना चाहिए था कि 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव है लेकिन हमको देख नहीं पा रहे, जैसे वैज्ञानिकों ने। लेकिन सवाल ये भी है अमिताभ जी कि इतनी सारी खोजों के बावजूद हम अपने लोगों के अंदर से अंधविश्वास को क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, कोलकाता से संजय प्रसाद हैं। संजय, आप अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, माय क्वेश्चन इज दैट फॉर दिस पर्पस हबल टेलीस्कोप इज ऑलरेडी देयर and that too it is orbiting in the space, then what is the need for this TMT ma'am, and what would be the difference between these two? जी, TMT की जरूरत क्यों है, आप बताना चाहेंगे पैट्रिक साहब? राइट,
देखिए हबल टेलीस्कोप का जो एंगुलर रेजोल्यूशन है वो सिर्फ 0.05 आर्क सेकेंड है, लेकिन टीएमटी का देखिए हबल टेलीस्कोप से भी पावरफुल है केक टेलीस्कोप। केक टेलीस्कोप का जो एंगुलर रेजोल्यूशन, अगर आप येलो लाइट पे उसका एंगुलर रेजोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो केक टेलीस्कोप का एंगुलर रेजोल्यूशन है 0.015 आर्क सेकेंड, वाइल 30 मीटर टेलीस्कोप जो अभी बनने वाला है उसका येलो लाइट पे एंगुलर रेजोल्यूशन होगा 5 मिली आर्क सेकेंड। तो आप एक तो लाइट कलेक्टिंग एरिया बढ़ रहा है और एक एंगुलर रेजोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इससे आप अगर ओरायन पे एक स्टार क्लस्टर है, ओरायन जानते हैं काल पुरुष जिसको हम बोलते हैं, अगर ओरायन पे एक स्टार क्लस्टर है तो टीएमटी का एंगुलर रेजोल्यूशन इतना अच्छा है कि अगर दो स्टार्स उनका सेपरेशन सिर्फ अबाउट 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है, उसका वैल्यू होता है करीब 10⁻13 सेंटीमीटर्स। तो अगर 5 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का सेपरेशन है दो तारों का, तो टीएमटी विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस 2 स्टार्स with a distance of about 5 astronomical unit। तो इसका मतलब हम स्टार क्लस्टर्स के अंदर कैसे नक्षत्र का जन्म होता है, एक जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड के हार्ट के अंदर कैसे स्टार्स अपना रोशनी एमिट करता है और डस्ट के कारण जो रोशनी है वो रेडन हो जाता है, वो इंफ्रारेड कंपोनेंट टीएमटी का, वो उससे हमें पता लगेगा। फिर क्योंकि लाइट कलेक्टिंग एरिया ज़्यादा हो रहा है, फेंट सोर्सेज उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम ये जान पाए कि हाउ वर द फर्स्ट गैलेक्सीज, हाउ डिड दे लुक लाइक। क्योंकि जो डिस्टेंट गैलेक्सीज दे आर वेरी फेंट, और जो गैलेक्सीज बने पहले वो इतने साल पहले बने थे कि वो दे आर वेरी फार अवे, और उनको डिटेक्ट करने के लिए आपको बहुत लार्ज मिरर एरिया का टेलीस्कोप की। जी पैट्रिक साहब, मेरा भी एक सवाल है डार्क मैटर के बारे में। मैंने पढ़ा डार्क मैटर कोई चीज़ होती है जिसको ढूंढने का लक्ष्य भी टीएमटी में रखा गया है। ये डार्क मैटर क्या है? देखिए डार्क मैटर को डायरेक्टली तो ढूंढ नहीं पाएंगे। डार्क मैटर उनके नाम से ही पता लगता है कि वो रोशनी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। तो डार्क मैटर का जो एविडेंस हमें मिलता है वो डार्क मैटर का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है दूसरे मैटर जिससे हमें रोशनी मिलती है, उन मैटर के ऊपर डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्या है। जैसे अगर कोई मैटर घूम रहा है उसका स्पीड विल डिपेंड अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ मैटर। तो अगर डार्क मैटर है तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जो विजिबल मैटर है उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो अगर हम एक गैलेक्सी, आकाशगंगा जैसे एक गैलेक्सी को लें और उसका पेरिफेरी में एकदम एंड में जो मैटर है वो जिस स्पीड से घूम रही है, अगर वो हम स्पीड टीएमटी से मेजर कर लें तो हमें कितना डार्क मैटर है ये पता लगेगा। तो अगर हमें टीएमटी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट हो तो बहुत दूर का गैलेक्सी मिल जाएगा, उसका रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि उसका एंगुलर रेजोल्यूशन इतना अच्छा है, रिजॉल्विंग पावर से हम कुछ इंडिविजुअल स्टार्स का मोशन मॉनिटर कर सकते हैं, उनका रेडियल वेलोसिटी बाय डॉपलर शिफ्ट मॉनिटर कर सकते हैं। उससे हमें पता लगेगा कि ये टोटल मास गैलेक्सी का कितना है, और टोटल मास ज़्यादातर इज डोमिनेटेड बाय डार्क मैटर। जो नॉर्मल मैटर है दे आर अबाउट 10%, 90% ऑफ ए गैलेक्टिक मास is made out of dark matter। आज तक हमें पता नहीं लगा कि डार्क मैटर इज मेड ऑफ व्हाट पार्टिकल्स। और अगर डार्क मैटर का पता चल जाए तो उससे क्या ऐसी अहम जानकारी हमें हासिल हो सकती है विज्ञान के क्षेत्र में? तो डार्क मैटर का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अगर हम जान ले तो ये नए अणु, परमाणु, नए पार्टिकल्स, इसके बारे में हम जान पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम पता भी नहीं है कि डार्क मैटर पार्टिकल्स हैं क्या। हमें तो प्रोटॉन क्या है पता है, न्यूट्रॉन क्या है पता है, इलेक्ट्रॉन क्या है पता है, क्वार्क्स क्या है पता है, हिग्स पार्टिकल भी डिटेक्ट किए, लेकिन ये डार्क मैटर पार्टिकल क्या है अभी तक
किसी को पता नहीं है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं सतारा महाराष्ट्र से, दिग्विजय मोहिते जी। आप अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, पूछिए। जी, गुड इवनिंग मैम। Good evening. My question to sir is, some days before I heard about gamma ray telescope installation in Jammu and Kashmir. So my question is, what is the basic difference between gamma ray telescope and TMT, and if gamma ray telescope can be installed in some parts of higher altitude parts of India, why can't be a TMT? Yeah, see, gamma ray telescopes actually look at largely gamma ray bus. Okay, the higher altitude, for example, Hanle, when we have a gamma ray telescope, that's going to study only a part of the universe. It's not going to study many things. The TMT is for a specific purpose. Like that was explained earlier, we would like to know, for example, the dark matter. For example, that's one of the objective of TMT. That means you need to have very high resolution of visible matter in visible light, and you should be able to get its radial velocity by Doppler shift, which means spectroscopy. Right, so the purpose of TMT is very different from the purpose of a gamma ray telescope, because gamma ray telescopes, you want to look at a different facet of universe. You want to study certain other, like the stellar evolution, things of that kind that you want to study with gamma ray telescope. They have different targets, different objectives. जी, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा मिस्टर मोहिते, लेकिन अभी एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और कॉलर्स के सवाल लेंगे और हमारे भी सवालों का जवाब आप ज़रूर देंगे। एक ब्रेक के लिए तो आज हम बात कर रहे हैं 30 मीटर टेलीस्कोप की, जिसमें 492 मिरर्स लगाए गए हैं, यानी 492 मिरर्स उसमें लगाए गए हैं। और इसके ज़रिए हम ये मान रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरे तरीके से या सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन कई सारे हमारे दर्शकों का सवाल ये है कि ये जो टेलीस्कोप है वो हवाई में क्यों, वो भारत में क्यों नहीं लगाया जा सकता है? अमिताभ जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, विज्ञान की जब शुरुआत होती है, विज्ञान में पहले दिन से ही, जब मतलब गैलीलियो के ज़माने में, जिसको मॉडर्न साइंस कहते हैं, शुरुआत हो रही है, ये हमेशा इंटरनेशनल रहा है। कुछ खोजें गैलीलियो ने की, जिसके आधार पर उन्होंने ये प्रूव किया कि जो अपना कोपरनिकस का मॉडल था वो सही है। वो चेकोस्लोवाकियन साइंटिस्ट हैं, आज के चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले थे वो। फिर उसके बाद कैप्लर ने उनके कुछ फाइंडिंग्स को रिफाइन किया और उन्होंने एक बेहतर टेलीस्कोप बनाया। फिर कैप्लर ने जो लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन डिफाइन किए, उस पर न्यूटन के जो अपने ग्रेविटी के लॉ, मोशन के लॉ, उसको न्यूटन को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली उसको सॉल्व करने में। आज जो भी बड़ी साइंस दुनिया में हो रही है, इसको हम बिग साइंस कहते हैं, वो इंटरनेशनल है। चाहे अपना लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर हो, चाहे आपका ये अभी TMT है। इसमें क्या होता है कि ये इंडिया इसमें ज्वाइन किया बाद में। दुनिया में 3 बेस्ट साइट्स हैं जो धरती पर एस्ट्रोनॉमी के लिए मानी जाती हैं। एक आपकी जो चिली में डेजर्ट है, अटकामा डेजर्ट, वहाँ पर है। फिर आपका ये मोना की जो हवाई आइलैंड वहाँ पर है। हमारे भी हानले एक साइट है। तो वैज्ञानिक सारे जो तीनों जो जितनी भी दुनिया भर की साइट्स में जो बेस्ट पॉसिबल साइट होती है, ऑप्टिमम साइट होती है, वहाँ पर टेलीस्कोप लगाया जाता है। और चूँकि दुनिया कई सारे देश में शामिल है, तो हर एक का इसमें अपना ओपिनियन होता है। साइंस में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेलीस्कोप इंडिया में है या कहाँ है, जहाँ पे उसके लिए बेस्ट लोकेशन है वहाँ पर ही इसको लगाया जाता है। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं दिल्ली से, विनय यादव। विनय, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना था कि जैसे सपोज जो हम टेलीस्कोप से जो भी ये गैलेक्सी वगैरह देखते हैं, हाँ। तो ये काफी मिलियन ईयर फार है हमसे। तो इसका मतलब ये है कि इनको यहाँ तक पहुँचने में काफी मिलियन लाइट ईयर लग गए। तो हो सकता है वो प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे एग्जिस्ट करती भी हो या ना भी, क्या पॉसिबल है? जी, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एस्ट्रोनॉमी में सबसे जो मज़ेदार बात यह है कि जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं, हम पीछे अतीत की तरफ देखते हैं, क्योंकि सूरज से जो रोशनी आती है वो हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। यानी हम जब सूरज को देखते हैं, वो जो प्रकाश है वो सूरज से 8 मिनट पहले निकला हुआ होता है। अगर सूरज गायब हो जाए तो उसके पता भी हमें 8 मिनट बाद चलेगा। और आपने जैसे कहा कि गैलेक्सीज मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की दूरी पे है। कई तारे ऐसे हैं जो जिसकी रोशनी हम तक पहुंचने में इतने समय लगे होंगे कि वो वहाँ से चले होंगे, उसके प्रकाश वहाँ से चले होंगे जब डायनासोर चलते थे पृथ्वी पर। ओह, इतनी चौंकाने वाली जानकारी। मतलब हम एस्ट्रोनॉमी ये है कि आसमान की तरफ आप जिस तरफ भी देखिए, हाँ।
हम हमेशा अतीत की तरफ देखते हैं, जो कि और किसी तरीके से क्योंकि वहाँ पे वो घटना हो चुकी है और हमें वो चीज़ बाद में पता चल रही है। प्रकाश की जो गति है एक सीमित गति है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उससे ज़्यादा रफ्तार से वो चल नहीं पाती जी। तो प्रकाश जहाँ से भी चलती है, चाहे सबसे दूर की गैलेक्सी से हो, वो उतनी टाइम उसी गति से आएगी। तो इससे जो है कि हम वो रोशनी जब हमारे तरफ पहुँचती है, तो आपने जैसे कहा है कि वो गैलेक्सी अगर अब गायब हो गया हो, हमें पता नहीं चलेगा। नहीं, क्यों नहीं पता चलेगा? अगर आप गति को पकड़ सकते हैं कि वो इस गति से, प्रकाश की गति से चल रहा है और इतनी देर बाद आप तक पहुंचा, तो क्यों नहीं पता कर सकते हैं कि वो अब है? देखिए, अगर 1 लाख किलोमीटर लाइट ईयर दूरी पर है, हाँ। यानी इसका मतलब है कि उस गैलेक्सी से हम तक प्रकाश पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगा होगा, हाँ। अगर वो गायब हो जाएगा, उसकी जानकारी भी हम तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेगा। तो इसलिए हम अभी नहीं जान पाएंगे। 1 लाख वर्ष पहले, क्योंकि गायब भी हो गया होगा, जो प्रकाश उसे चल पड़ी होगी, वो पहुंचने में तो हम तक 1 लाख वर्ष लगेगा ना। Maybe I'll just add one thing very interesting here. See, there is a star called Adra. You know, it's part of the Ariane constellation. If you see it today, the light started from there when perhaps Shah Jahan gave a rose to Mumtaz and said, "I love you." You know, it's that far. So now, if you believe that stars and those rays coming from there is going to determine your life, because at the time of your birth and you know, star position, that's really very funny. Because how did the star know 700 years ago that you are going to be born today and then sending the rays 700 years ago? लेकिन स्टार्स और ग्रह नक्षत्रों में तो हम बहुत कम ही 12 ग्रह नक्षत्रों की ही बात करते हैं, बाकी सबको तो हम छोड़ देते हैं वैसे भी। That is also true. And there is one advantage with this thing, like a light takes time to reach us. So we always see in the past, like Viman said, it has advantage. We can see in the past, like how when this 30-meter telescope can see when universe was just being born, first star are forming, first galaxy are forming. So it is like a universe museum. Universe is like a museum. So further we peer into universe, further about the past we know. So like we can verify the laws of physics which we see today are valid even say millions years ago or billions years ago. जी, एक और सवाल मैं टीएमटी से जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ विमान साहब आपसे। टीएमटी में एक स्पेशल फीचर के बारे में बताया गया है, एडेप्टिव ऑप्टिक्स। ये क्या चीज़ है और इसके ज़रिए हम क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं? नहीं, इसके ज़रिए जानकारी हासिल नहीं करते। देखिए, पृथ्वी पर जितने भी टेलीस्कोप है, उसकी सबसे बड़ी कमी जो है ना, वो है कि जब हमारे जो वायुमंडल के अंदर से जब प्रकाश आता है, तो उसमें काफ़ी थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी से हम जब बाहर सितारों को देखते हैं, तो हमें बहुत शार्प नज़र नहीं आता। एडेप्टिव ऑप्टिक्स जो है वो इसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये जो मिरर है, आपको बताऊं, 492 छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके, वो एक साथ बनाया गया है वो डिश बनाने के लिए। अब ये हर एक मिरर के एक मतलब एज मॉनिटर है और उसको हिलाने का कोई साधन है, जिससे क्या होता है कि एक पहले तो एनालाइज किया जाता है कि भाई जो प्रकाश आ रही है सितारों से उसमें कितना गड़बड़ी है, उसको फिर बैलेंस किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रकाश इसमें पहुंचेगी, उसमें सारे जो है वायुमंडल के कारण जितने भी डिस्टर्बेंस है, उसको सारा कैंसिल किया जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा विमान साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं सूरत से, हिरेन पटेल। हिरेन जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, सबको मेरा नमस्कार जी। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो टीएमटी है, हाँ, वो अमेरिका में लग रहा है, इससे ज्यादा जरूरत तो इंडिया को है, और इंडिया को इससे क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि इंडिया को लाभ मिलेगा तो इससे अंधश्रद्धा काफी कम होगी। अंधश्रद्धा को कम करने के लिए क्या ये एक बेहतर कारगर उपाय नहीं हो सकता था? अमिताभ जी, आप जवाब देना चाहेंगे? अगर इंडिया में लगता तो शायद इनके सवाल का बेहतर जवाब मिल पाता। नहीं, देखिए जो टेलीस्कोप है, इसमें जो रिसर्च होगी उसमें सारे दुनिया के साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। आज कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, सारे अलग अलग देश में, इसमें जापान है, चाइना है, कनाडा है, इंडिया इसमें शामिल है, यूएस इसमें है। तो सारे दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर जो इसको बना रहे हैं, आगे जब इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो सारी दुनिया के वैज्ञानिक करेंगे, और इससे होने वाला जो भी आपको नया नॉलेज मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा, इसका फ़ायदा सभी को होगा। इसमें खाली इंडिया में लगा देने से इस टेलीस्कोप कोई बेहतर एडवांटेज होगा ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि पहले बात इंडिया में इस तरह की साइट नहीं है हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप लगाने की। दूसरी बात यह कि टेलीस्कोप कहीं भी हो, वैज्ञानिक कहीं और होते हैं, वो टेलीस्कोप के साथ वैज्ञानिक नहीं बैठते हैं। जैसे हमारा जो बेंगलोर जो हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की जो ऑब्जर्वेटरी है हानले में, वहाँ पर सिर्फ इंजीनियरिंग टीम होती है और टेलीस्कोप मेंटेनेंस स्टाफ होता है।
होता है, जो साइंटिस्ट हैं वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकते हैं, वहाँ से अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, टेलीस्कोप वहाँ पे इमेज कैप्चर करता है। और आज इमेज कैप्चर और टेलीस्कोप में देखने से आगे हो गए। जैसे इसमें स्पेक्ट्रोग्राफ लगे हुए जो खाली देखते ही नहीं, उसकी इमेज ही नहीं बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स मौजूद हैं, क्या क्या वहाँ पर उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका मोशन क्या है, जिसको डॉपलर शिफ्ट करिए, वो स्टार हमसे दूर जा रहा है, पास आ रहा है, गैलेक्सी कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है, जिसके जरिए से बात हो रही थी कि डार्क मैटर की डिस्कवरी की जाएगी। और एक नया एक बहुत ही रहस्य है जो अभी तक बना हुआ है, डार्क एनर्जी का है। जैसे बात चल रही थी कि 10% डार्क नॉर्मल मैटर है और 90% डार्क मैटर है। अगर हम टोटल उसको देखें तो 70% से ज़्यादा डार्क एनर्जी है, जिसकी अभी बहुत रिसेंटली डिस्कवरी हुई है कि जो बहुत दूर की ऐसे स्टार थे जो एक्सप्लोर किए, इनको सुपरनोवा बोलते हैं, ये काफ़ी फेंट पाई गई, जो जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा फेंट। इसका मतलब है कि आज से करीब 2-3 अरब साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई है कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन का रेट, पता चला यूनिवर्स एक्सपेंस कर रहा है, उसका रेट इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन की स्पीड बढ़ रही है। तो इसका मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक्सपेंशन को की रफ्तार को बढ़ा रही है, इसके बारे में खोज हुई जानी। तो ये टेलीस्कोप सिर्फ देखते ही नहीं है, उससे खाली एक देश को फायदा नहीं होता है, पूरा जो नॉलेज दुनिया के किसी हिस्से में भी लगे ये टेलीस्कोप, देश के हर हिस्से में या दुनिया के हर हिस्से के लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ। हमारे साथ एक और कॉलर राजेंद्र जी जुड़ रहे हैं बैंगलोर से। राजेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए। Namaskar, sir. My question is like this: when you say dark mass is 90% and nothing, no light can escape this mass, then how you can say that you can observe this black mass that to 90% in the universe, and that what observatory you will do then? जी, पैट्रिक साहब। No, I think you have got some misunderstanding. The dark matter don't swallow up light. Dark matter is made out of particles that don't interact with light, and therefore using light you can't directly see the dark matter. But a galaxy is made of 90% of these dark matter, only 10% of normal matter like atoms, molecules, etc. So the way to find out about dark matter is to find out what is the gravitational effect of dark matter on normal material particles. So therefore, you study the rotations of gaseous clouds at the far-flung edges of the galaxy, or you study the motion of stars at the periphery of the galaxy, and from the motion, you try to estimate what is the total amount of matter that is causing gravitational effect on such motions. What you're probably confusing is with that of black holes. Black holes are objects that is predicted from Einstein's theory of general relativity, which says that if you compress matter to huge density, then gravity is so overpowerful that you cannot halt the gravitational collapse of such objects. Once gravitational collapse takes place, matter condenses into one single point and it becomes a black hole. And to study black hole, again, you have to find out how matter is swirling around the black hole. तो इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि डार्क मैटर और डार्क होल में ब्लैक होल में कंफ्यूजन, हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों में फर्क है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं 30 मीटर टेलीस्कोप की और इसकी खूबियों और खामियों के बारे में। तो हमने आपको बताया, हमारे साथ एक दर्शक पुणे से जुड़ रहे हैं, विवेक। विवेक, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है जी। मेरा सवाल ये है कि हमारी आंखों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है क्या? तो इसके लिए विजन कांस्टेंट क्यों नहीं होता? जी, विमान साहब आप जवाब देंगे। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारी आंखों पर होता है क्या? गुरुत्वाकर्षण का नहीं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तो हमारे सब जगह, शरीर पर सब जगह होता है, जहाँ भी हम हैं। इनफैक्ट ब्रह्मांड में जहाँ भी आप हो, सभी चीज़ के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। पर आप अगर पूछेगा आंखों पे होता कि नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमें जो है पृथ्वी की केंद्र की तरफ खींचती है। तो आंख वगैरह जो भी है वो तो हमारा पूरे शरीर का हिस्सा है, उसका अलग कोई असर उसमें नहीं होता। जी। In fact, you can look at it like, for example, fish in the water. You know, the
fish does not realize the water, right? So it's like this. I mean, we are living in the sea of gravity. We don't realize it in our daily life, except in some special situations. हम अपने मुख्य विषय TMT की खोज और TMT के कॉन्सेप्ट पे लौटते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे पैट्रिक साहब कि दरअसल TMT का लक्ष्य एक ये भी है कि अर्थ लाइक कोई ग्रह और दूसरा मौजूद है कि नहीं ब्रह्मांड में। तो क्या हम वाकई TMT के जरिए धरती जैसे किसी ग्रह की खोज करने में सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, केपलर, नासा का जो केपलर टेलीस्कोप है, वो बहुत सारे ऐसे एक्सो प्लैनेट्स जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, ये काफ़ी सारे डिस्कवर कर लिए हैं। तो TMT, क्योंकि इसका एंगुलर रिजोल्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है, कोई अगर डिस्टेंट स्टार है, बहुत दूर का अगर नक्षत्र है और नक्षत्र के चारों ओर अगर कोई प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट को भी वो एंगुलर सेपरेशन, क्योंकि वो एंगुलर सेपरेशन कर सकता है, एंगुलर रिजोल्यूशन अच्छा है, तो नक्षत्र के चारों तरफ अगर कोई एक्सोप्लैनेट घूम रहा है तो TMT इन प्रिंसिपल कैन डिटेक्ट सच एक्सोप्लैनेट्स। और एक सबसे बड़ा जो सवाल ये उठता है कि ये जो एक्सोप्लैनेट्स की खोज होते हैं, कितने ऐसे हैं जो हैबिटेबल हो। हैबिटेबल मतलब क्या, कि वो जो एक्सोप्लैनेट नक्षत्र के इतना पास ना हो कि टेम्परेचर हाई होके वाटर को स्टीम कर दे, या इतना दूर भी ना हो कि पानी जम के एकदम बर्फ हो जाए। तो हैबिटेबल जोन उसे कहा जाता है कि प्लैनेट एग्जैक्टली उतने डिस्टेंस पे हो, जैसे अर्थ सन के डिस्टेंस पे है, कि लिक्विड वाटर की संभावना हो। क्योंकि आज तक जितने भी हमें लिविंग सिस्टम्स मिले हैं, वो सारे वाटर बेस्ड, कार्बन कंपाउंड्स एंड वाटर बेस्ड हैं। तो अगर कोई एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी होती है जो हैबिटेबल जोन में है, जहाँ पे तरल जल की संभावना है, तो वो एक बहुत बड़ा खोज होगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं देवास मध्य प्रदेश से, आनंद परमार जी। पूछिए आप अपना सवाल आनंद। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो टेलीस्कोप है 30 मीटर टेलीस्कोप, उससे हम ब्रह्मांड में कितनी दूर देख सकते हैं? क्या हम ब्रह्मांड का अंतिम छोर भी देख सकते हैं? ब्रह्मांड का अंतिम छोर ओके, देखिए, ब्रह्मांड का अंतिम छोर तो देखना मुश्किल है, क्योंकि आज तक हम जो जान पाए हैं, इससे ये लगता है कि ब्रह्मांड जो है वो इनफाइनाइट है जी। लेकिन क्योंकि अभी विमान साहब ने कहा, क्योंकि जो लाइट है, सारी इंफॉर्मेशन हमें लाइट से मिलती है, लाइट का गति जो है वो फाइनाइट है, वो 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड गति से लाइट चलती है। तो अगर ब्रह्मांड का एज, हमें ये भी पता है कि ब्रह्मांड 13 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग से उत्पन्न हुई थी। तो हम सबसे ज्यादा कितना डिस्टेंस देख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट को ले लीजिए, उससे ब्रह्मांड का एज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वही थियोरेटिकली स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय द एज ऑफ द यूनिवर्स, उतना ही हम डिस्टेंस देख सकते हैं। और वो डिस्टेंस आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे, दैट डिस्टेंस विल टर्न आउट बी 10⁻27 सेंटीमीटर्स। मतलब एक उसके पीछे लगा दीजिए 27 शून्य, दैट मनी सेंटीमीटर्स, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टुडे वी कैन वॉच। इसका मतलब ये है पैट्रिक साहब कि बहुत सारे अभी भी ऐसे सवाल हैं और ऐसी जिज्ञासाएं हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। वो कौन से ऐसे एस्ट्रोनॉमी के सवाल हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं? अगर उन 3-4 सवालों का हम जिक्र करें तो आप लोगों की नज़र में, आप वैज्ञानिकों की नज़र में, वो कौन से ऐसे 3 बड़े सवाल हैं जो अनआंसर्ड? करेक्ट। तो पहला सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि ये जो डार्क एनर्जी जिसके वजह से यूनिवर्स एक्सपांड तो कर रहा है, हमें पता था, लेकिन जो रेट ऑफ एक्सपेंशन वो समय के साथ वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एक रिपल्सिव ग्रेविटेशन की जरूरत है टू मेक इट एक्सपैंड इन एन एक्सेलरेटेड फैशन। तो ये जो डार्क एनर्जी क्या है, ये हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन अगर TMT के जरिए हम बहुत दूर के सुपरनोवे
को स्टडी कर सकें तो डार्क एनर्जी के ऊपर ज़्यादा हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है, हम जानते हैं गैलेक्सीज हैं, हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है, आकाशगंगा, लेकिन ये गैलेक्सीज की उत्पत्ति कैसे हुई, बर्थ ऑफ गैलेक्सीज, ये हमें ठीक तरह से अभी भी पता नहीं है कि ओल्डेस्ट गैलेक्सी कैसे दिखता है, गैलेक्सीज कैसे बने। थियोरेटिकली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ऑब्जर्वेशनली वी हैवंट कॉट ए गैलेक्सी अंडर फॉर्मेशन। ये टीएमटी हेल्प कर सकता है। और तीसरा बड़ा सवाल है ये है कि क्या सभी गैलेक्सीज के सेंटर में सुपरमासिव ब्लैक होल्स हैं? ज्यादातर तो देखा गया है जो भी नियर बाई गैलेक्सीज हैं, जो बड़े गैलेक्सीज हैं, उनके सेंटर्स में ब्लैक होल्स हैं। क्या ये यूनिवर्सल फीचर है सारे बड़े गैलेक्सीज के सेंटर में? हमारे पास वक्त की कमी है और एक कॉलर सतारा महाराष्ट्र से जुड़े हैं, विकास। विकास, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। जी, मुझे पूछना था कि हमारे भारतीय इतिहास में जो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं, उनके कार्यों पर कोई संशोधन हो रहा है? और मेरा दूसरा सवाल है कि हम अंतरिक्ष में ब्रह्मांड की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे ओशियनोग्राफी जैसे समुद्र की खोज में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का संशोधन हो रहा है। 2 सवाल आपने पूछे जी। अच्छा, तीसरा सवाल भी पूछ लीजिए। क्यूरियोसिटी में है कि जो नया टेलीस्कोप लगाया जा रहा है हवाई में, उधर बर्मुडा ट्रायंगल का भी एक विवादित स्थान है, तो मुझे पूछना था कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं? जी, मैं चाहती हूँ आप तीन लोग आप लोग बचे हुए हैं, आप तीनों लोग अलग अलग सवालों का जवाब दें। मैं भास्कराचार्य और आर्यभट्ट के बारे में हम अपने इतिहास को और ज़्यादा ग्लोरीफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप जवाब देना चाहते हैं? देखिए, आर्यभट्ट का जो सबसे मुख्य कंट्रीब्यूशन था कि वो हमारे देश के पहले गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र थे जो ये समझा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। उनको ये समझ में बिल्कुल आ गया कि जो हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, तो उन्होंने ये निकाल लिया कि चंद्रमा की जो रोटेशन है अराउंड अर्थ, उसके वजह से हम सूर्य ग्रहण देखते हैं और चंद्र ग्रहण देखते हैं। और आर्यभट्ट ने वाज द फर्स्ट इंडियन जो उनको पता लग गया कि सन जो है वो धरती के चारों तरफ घूम नहीं रहा है, बल्कि अर्थ अपने एक्सिस, अपने धुरी के चारों तरफ घूम रहा है। जी। ये आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट पर्सन। दूसरा सवाल उनका ये था कि हम ब्रह्मांड की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन ओशन भी एक रास्ता हो सकता है, मतलब उसकी खोज में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं और उसकी तरफ हमारा तो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी जानकारी हमें समुद्र के नीचे क्या है उसके बारे में मिल चुकी है, पर ब्रह्मांड बहुत बड़ा है तो उसकी जानकारी ज्यादा जरूरत है हमें। जी। और आखिरी सवाल टीवी। Yeah, see, this Bermuda Triangle is a kind of a urban legend. I mean, it's a kind of a myth. I mean, now I don't think anybody should believe such stories which are being told without adequate evidence and proof. Because, I mean, in those areas, I mean, now ships are going, planes are flying. Hawaii, I mean, there is more than one telescopes operating. It was, created in one particular point of time when pirates were around that area. I mean, I don't know why we still keep on believing such uninteresting thing when there are so many interesting things in the universe. एक और आखिरी सवाल अमिताभ जी मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक टर्मिनोलॉजी में पढ़ रही थी सिटीजन साइंस का। क्या अगर इस सिटीजन साइंस के ज़रिए एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए तो हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस समय जिज्ञासु तो हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है एस्ट्रोनॉमी के बारे में, उनको भी और ज़्यादा अवेयर किया जा सकता है और अपनी वैज्ञानिक खोजों में शामिल किया जा सकता है, उनकी मदद भी ली जा सकती है? एस्ट्रोनॉमी हमेशा से ही हमेशा सिटीजन साइंस रही है। अमेचर एस्ट्रोनॉमी का काफ़ी ज़बरदस्त पूरी दुनिया में इसका फैलाव है, काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं और वो साइंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो कॉमेट हंटिंग हो, नोवा हंटिंग हो, और अपना जैसे कैप्लर टेलीस्कोप का जो बात अभी जिक्र होती है, इसने नए प्लैनेट ढूंढे, उसमें दुनिया भर के लोगों ने, अमेच्योर लोगों ने, शौकिया लोगों ने, घर के गृहिणियों ने, स्टूडेंट्स ने उसमें नए प्लैनेट्स की खोज में कंट्रीब्यूट किया।
एक खास बात मैं इसमें आखिरी में बताना चाहता हूँ कि टेलीस्कोप हमको ब्रह्मांड का आखिरी छोर तो शायद नहीं दिखा पाया, पता नहीं आखिरी छोर कोई है भी नहीं, लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में जरूर बताएगा। जो शुरुआती छोर है उसके बारे में बहुत सारी नई रोशनी डालेगा। जी, तो शुरुआती शोर का भी अगर पता चल जाए तो हो सकता है कि हम उसकी जो सीमा है उसके बारे में जानने में कभी सफलता हासिल कर सकें। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों की जो जिज्ञासाएं हैं वो इन वैज्ञानिकों के जवाबों के जरिए ज़रूर पूरी हुई होंगी। नमस्कार।